हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लर्नर्स। आज मैं आपके लिए हायर एजुकेशन के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। ये आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर नहीं है, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस आपके जीएस के होते हैं एंड 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। तो आपका जीएस का पेपर भी क्वेश्चंस भी आपके इम्पॉर्टेंट है। सो आज हम 28 नवंबर को 2021 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसके जीएस के 30 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द अंकुर स्कीम? किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मई 2021 में अंकुर स्कीम को स्टार्ट किया था। इसमें क्या है, मॉनसून के सीजन में वृक्षारोपण करने वालों को सम्मानित किया जाता है। इसके अंतर्गत जो पुरस्कार मिलता है उसका नाम है प्राणवायु पुरस्कार। इसमें आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जहां मुझे एक्स्ट्रा नीड लगेगी तो वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉपी में आप नोट करते चलिए। सेकेंड क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग सिक्सर? द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके आपका आंसर है W.V. रमन। W.V. रमन कौन है? ये एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। इन्होंने बुक लिखी है द विनिंग सिक्सर, लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर। तो एक्स्ट्रा भी आपको कुछ और भी बुक्स वगैरह का क्वेश्चन आता रहता है करंट का, उसको भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैटिस्टिक्स एज ऑफ अ पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? स्टैटिस्टिक्स में एज किस तरीके का एग्जाम्पल है? कौन सा ये वेरिएबल है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, क्वालिटेटिव है, डिस्क्रीट है, या फिर क्वालिटेटिव एंड डिस्क्रीट बोथ? तो हम एज की बात कर रहे हैं, तो एज क्या है? कोई क्वालिटी नहीं है। हम 2 साल के हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, ये हमारी कोई क्वालिटी नहीं है, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। तो आपका बी और डी तो कैंसिल, बी और डी होगा नहीं इसमें, आपका बी और डी नहीं। अब बचा ए और सी। क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो सकता है या डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है जो कि होल नंबर में होता है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि 2 नंबर के बीच का भी कोई नंबर हो सकता है, वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स की, तो हमारे पास नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कैसे होंगे? किसी घर में 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, ना, एक होल नंबर में है। ऐसा तो हम कहेंगे नहीं कि हमारे 2.5 हैं मेंबर्स, 2.6 मेंबर्स हैं, ये हम नहीं कहेंगे। तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स एक डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ। एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, जिसमें जैसे कि हम 2 और 3 के बीच में अगर हम बात करें 2.5, 2.6, 2.7, हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हुआ। तो एज क्या है? एज आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हुआ। जैसे कि आपकी एज क्या है, 2 ईयर्स के हैं, 2.5 ईयर्स के भी हो सकते हैं ना, तो 2 नंबर के बीच का नंबर भी आ रहा है आपका, तो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हुआ। इसके और भी एग्जाम्पल हो गए, जैसे आप हाइट की बात कर रहे हो, वेट की, वेट हम 30.5 kg के हैं, 55.5 kg के हैं, हाइट हमारी 5 फुट 5 इंच है ना, या तो 55.5 कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो उसके बीच का नंबर आ रहा है। तो हाइट, लेंथ, इन सब की हम बात कर रहे हैं, वेट की, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। क्लियर? तो इन स्टैटिस्टिक्स एज ऑफ अ पर्सन इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ वेरिएंस इज 4 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी? तो इसका फॉर्मूला आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट वेरिएंस। तो यहाँ पे आपको वेरिएंस दिया हुआ है 4 का हमने अंडर रूट निकाला तो क्या आएगा? 2। तो हमारा क्या हो गया आंसर? 2। तो आंसर आपका ए करेक्ट है। कई बार आपको एसडी दे देगा, आपको वेरिएंस पूछ लेगा, तो आपको उसका स्क्वायर कर देना है। एसडी का आप स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज? ऑब्जेक्टिव टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इसको
हमारा रिलायबल भी होना चाहिए और वैलिडिटी भी होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। तो रिलायबिलिटी भी होती है, वैलिडिटी भी होती है, तो आंसर आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या पढ़ते हैं, मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं। तो आपका ABC क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है, रेंज नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी, रेंज। नेक्स्ट, इसमें आपके स्टैट्स के क्वेश्चंस आते हैं, करंट के क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप बाकी सब चीज़ों पे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हु सेंड द फर्स्ट ईमेल। कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। तो रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, इन्होंने सबसे पहला ईमेल सेंड किया था। तो आंसर आपका बी करेक्ट है। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जंक ईमेल क्या होता है, स्पैम बॉक्स में हम देखते हैं हमारे कई बार ईमेल्स आ जाते हैं, तो उसमें जंक ईमेल हमारे आते हैं। आंसर ए इज करेक्ट। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर इज कॉल्ड। डिस्क जो हमारी है, फ्लॉपी डिस्क है, इसमें जो हमारी फॉर्मेटिंग होती है वो ट्रैक और सेक्टर के फॉर्म में डिवाइड होकर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, बी, फॉर्मेटिंग। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इन्वेंटेड द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। इसको किसने इन्वेंट किया था हार्ड डिस्क को, रेनॉल्ड बी जॉनसन। आंसर ए इज करेक्ट। गूगल स्कॉलर इज अ, तो ये क्वेश्चन फॉल्स क्वेश्चन है क्योंकि चारों ऑप्शंस में इसका कोई आंसर नहीं है। गूगल स्कॉलर क्या है, एक एकेडमिक सर्च इंजन है, इससे हम रिसर्च पेपर वगैरह सर्च करते हैं। जो लोग रिसर्च से रिलेटेड होंगे बच्चे, वो इसको गूगल स्कॉलर सबने यूज़ किया होगा रिसर्च पेपर को सर्च करने के लिए। तो एक पब्लिशिंग टूल भी नहीं है, वेब ब्राउजर भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज भी नहीं है। तो ये फॉल्स क्वेश्चन आपका हो गया। Who among the following said environment is everything except me? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? This statement was given by Einstein. Environment is everything except me. This statement was given by Einstein. So answer C is correct. चिपको मूवमेंट was initiated by सुंदरलाल बहुगुणा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये अपना होम साइंस में भी कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेधा पाटकर का आता है, मेधा पाटकर का क्या है, नर्मदा बचाओ, ठीक है, उसके लिए है। एंड ईला भट्ट, इसका भी कई बार क्वेश्चन आता है, ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी है, सेकंड पेपर अपने सब्जेक्ट के लिए भी है ये क्वेश्चन। ईलाबेन भट्ट फाउंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन, इससे रिलेटेड है। अरुंधति रॉय, इन्होंने ह्यूमन राइट्स के बारे में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से क्या नहीं है? तो सेक्स रेशियो है, नेशनैलिटी है, नेटेलिटी है एंड मोर्टेलिटी है, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन, ये क्या है, सैम्पलिंग का एक मेथड हो गया ये आपका। तो आपका डी आंसर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डिवॉइड ऑफ कॉपर मिनरल रिसोर्सेज। Portugal. Portugal is devoid of copper mineral resources. Mesosphere layer of atmosphere is extended from which height to which height from Earth's surface. तो इसका थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर में हम डिवाइड करते हैं, 5 लेयर्स एटमॉस्फेयर में। सबसे नीचे वाली क्या होगी, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बॉटम लेयर कौन सी है, अपर लेयर कौन सी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपसे इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है मेसोस्फेयर का, तो ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की रेंज की है मेसोस्फेयर। सबसे नीचे आपकी ट्रोपोस्फेयर हो गई, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर हो गई, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देन सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर। तो आपसे जो ये क्वेश्चन पूछा है ये मेसो लेयर की रेंज पूछा है, तो 50 से 80। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको 50 to 85 दिया, 80, 85 उतना हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन इंडिया इन गल्फ ऑफ कच्छ। ये गुजरात में है मरीन नेशनल पार्क।
नेशनल पार्क से भी इस पेपर में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। द फेमस केव्स ऑफ सित्तनवासल आर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सित्तनवासल केव कहाँ पे लोकेटेड है? ये तमिलनाडु में। ये इसमें जैन के बारे में काफी कुछ मिलता है इस केव में। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग was the ruler of कांचीपुरम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के टाइम पर कांचीपुरम का कौन था रूलर? उस समय पे विष्णुगुप्त थे उस समय पर। हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपको देखने पड़ेंगे। वेयर इज द साइलेंट वैली एंड एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? साइलेंट वैली कहाँ पे लोकेटेड है? कहाँ पे है ये? केरला में। ठीक है, बहुत ही सुंदर प्लेस है ये। नेक्स्ट, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अरसलान जंग बाय द मुगल एम्परर शाह आलम? मुगल एम्परर शाह आलम ने किसको दिया था अरसलान जंग का टाइटल? इन्होंने दिया था एंटोनी फोलियर को। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। ये मैच द फॉलोइंग है: जूट, टी, रबर, शुगर केन। टी हमको सबको पता है, आसाम से रिलेटेड है टी। शुगर केन उत्तर प्रदेश से है, तो आपका क्या है? टी। बी का फर्स्ट आपका इसी ऑप्शन में सिर्फ है, तो यहां से भी आप करेक्ट कर सकते हो। जूट का क्या है? वेस्ट बंगाल। रबर का क्या है? केरला। ठीक है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन चारों ऑप्शंस में से क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये किस में मिलता है कि हमें अपने वैल्यू को और अपने कल्चर के वैल्यू को और इसको प्रिजर्व करना है हमें। तो ये हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में ये चीज मेंशन है। ठीक है, हमें अपने कल्चर को उसको वैल्यू देना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसकी रक्षा करना है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन है। In which case did the Supreme Court observe that harmony and balance between fundamental rights and directive principles is an essential feature of the basic structure of the Constitution? ये मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में हार्मनी बैलेंस होना चाहिए। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट कॉमन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहले हम चारों अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को समझ लेते हैं, किसका क्या मतलब होता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि इसमें जो वर्कर है वो काम करने के लिए है, एलिजिबल है, बट उसको काम नहीं मिल पा रहा है। वो उत्सुक है, काम करना चाहता है, बट उसको काम नहीं मिल पा रहा है। फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये इकोनॉमी में होने वाले जो चेंजेस हैं उसकी वजह से ये डेवलप होती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या हो गया आपका डिसगाइज्ड में, इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। जैसे कि आपका ये एग्रीकल्चर सेक्टर में यही वाली आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे किसी फैमिली से, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, किसी फैमिली के पास सपोज गांव में कोई फैमिली में छोटा सा उसके पास खेत है, उसके फैमिली में 10 मेंबर्स हैं। अब वो 10 के 10 मेंबर्स क्या कर रहे हैं, उसी प्लॉट में, छोटे से प्लॉट में काम कर रहे हैं। उस प्लॉट में 4 से 5 मेंबर्स में भी काम आपका सफिशिएंट हो जाएगा। हमें 10 लोगों की जरूरत नहीं है, कोई काम हमें 10 लोगों की जरूरत ही नहीं, हमें 4-5 लोगों में काम हो जा रहा है। बट उनके पास कोई काम ही नहीं है ना, वो क्या करेंगे, तो वो 10 से 10 छोटे से प्लॉट में लगे हुए हैं। तो 5 लोग तो उसमें वेस्टेज है ना,
उनकी जरूरत नहीं है काम में। आपकी इनकम तो उस प्लॉट से उतनी ही होगी ना, चाहे 10 लोग लग जाए या 20 लोग लग जाएं, जब हमारा 5 में ही काम हो जा रहा है। तो ये आपकी हो गई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हमें उतने लोगों की जरूरत नहीं है बट तब भी वो लगे हुए हैं, तो हमारी उतनी इनकम नहीं हो रही है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का ही तरीका है, हम जबरदस्ती उस काम को कर रहे हैं। फिर आपका क्या हो गया साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या ये साइक्लिक हो गई, सीजनल हो गई आपकी, कि जो हमारी डिमांड है सप्लाई है उस पर डिपेंड करेगी ये। तो आपका एग्रीकल्चर में कौन सी होगी, डिस्गाइज्ड हो गई। क्लियर हो गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स बॉम्बे गोल्ड कप इज एसोसिएटेड। अगर आपको याद है एक मूवी आई थी गोल्ड अक्षय कुमार की, तो ये हॉकी से रिलेटेड थी, तो आप इससे आप याद कर सकते हो उसको, गोल्ड कप है बॉम्बे गोल्ड कप, तो ये हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द स्टोन्स प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में अगर प्रॉब्लम है ना, तो आपका ये कोलेस्ट्रॉल का या फिर आपका बाइल जूस की वजह से स्टोन्स बन जाते हैं, तो इससे फैट के डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो हम लो फैट डाइट देते हैं इस कंडीशन में। लास्ट क्वेश्चन है, द समृद्धि एक्सप्रेसवे बिलोंग्स टू। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। ये बॉम्बे से नागपुर तक का कनेक्टिविटी के बनने से इजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, समृद्धि एक्सप्रेसवे बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। तो आपके 30 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं इस पेपर के। ये आपका हुआ था 28 नवंबर को, फर्स्ट शिफ्ट में ये हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं और भी आपके लिए जो और भी शिफ्ट्स के पेपर हुए हैं डेट को, अलग अलग डेट को, उसके क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी, ठीक है। और अभी मैं आपका हायर एजुकेशन का होम साइंस का पेपर भी सॉल्व करवाऊँगी। तो आप इसको, चैनल को, आपको अगर आपके लिए कुछ भी बेनिफिशियल हो तो आप इसको लाइक करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँ। अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द सबसे पहले मिल सके। ओके, तब तक बाय बाय।